श्रोताओं, हमारे मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं डॉक्टर मधु जैन आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किए हों और कहीं ना कहीं पदस्थ हैं, और वो कौन हैं, वो कैसे हैं और कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाते हैं। तो श्रोताओं, आइए आज हम मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजू लाल नागरे जी, जो कि उप संचालक हथकरघा जिला बस्तर जगदलपुर में हैं। राजू लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। राजू जी, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं तो मूल रूप से रतनपुर का निवासी हूँ जी, और मेरे पिताजी वहाँ टीचर थे और किन्हीं कारण से नौकरी छोड़ने के बाद उनका ससुराल मुंगेली, तो मैं बचपन से ही मुंगेली आ गया और वहीं पला बढ़ा मैं और वहीं से कॉमर्स ग्रेजुएट किया। और मेरे पिताजी सर्विस छोड़ने के बाद कपड़ा सिलाई का काम करते थे, मैं भी उनके साथ कपड़ा सिलाई का काम करता था। अच्छा, ये भी आपको आता है? बहुत बढ़िया। और बहुत गरीबी देखा मैं, और संघर्ष करते करते मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद सन 90 में मेरी नौकरी लगी असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैंडलूम डिपार्टमेंट में, मिनी पीएससी से। उस समय एमपी का जमाना था और मिनी पीएससी, तो उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंस्पेक्टर में। और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी 90 में जगदलपुर में। अच्छा, आप 90 में जगदलपुर आए हुए थे? 90 से 95 तक मैं जगदलपुर में था। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया रायपुर, और वहाँ से फिर मेरा इंस्पेक्टर में प्रमोशन हुआ। मैं चला गया दुर्ग, और दुर्ग से मैं चला गया फिर बिलासपुर, वहाँ से सीनियर इंस्पेक्टर बन के रायगढ़ चला गया। रायगढ़ से फिर मैं हेड ऑफिस आया रायपुर। करते करते फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बना जी। फिर आज मैं डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट में हूँ जगदलपुर में जी। और संघर्ष तो मैं बहुत किया और आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा एक लड़का है, वो श्रवण विकलांग मूक बधिर है। अच्छा। मेरी एक लड़की है बड़ी, उसकी शादी हो गई है। एक छोटी लड़की है, वो 8वीं क्लास में है। पिताजी तो है नहीं, माताजी हैं। और आज जो कुछ भी हूँ मैं जी, क्लास 3 से क्लास 1 में पहुंचा हूं, तो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर ही पहुंचा हूं मैं जी। ये बहुत ही अच्छा संदेश है सभी के लिए कि ईमानदारी और कठोर श्रम से व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। और मेरी सर्विस का केवल 1 ही साल बचा हुआ है जी। और 2 साल पहले मुझे अटैक भी आया था, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी भी हुआ है। उसके बावजूद भी मेरा ट्रांसफर यहाँ जगदलपुर हुआ। तो भाई मैं तो ये जानता हूँ कि ईमानदारी, कठिन परिश्रम, लगन तो ऊपर वाला भी साथ देता है जी। और आज देखिए कि मैं, आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी भी कामना है। और आपने बताया कि आपकी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई और आपने एक जगह काम भी किया जी, मुंगेली। और मतलब आपका कोई और आपकी कोई शौक होंगे जिसे आप पूरा करना चाहते हो? जी हाँ, मैं संगीत में रुचि रखता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात। मैं बांसुरी वादन करता हूँ बहुत ही खाली टाइम में जी। मैं अपना खाली टाइम ये समझता हूँ कि खाली टाइम को ऐसा कुछ काम में लगाइए, ऐसा कुछ करिए खाली टाइम में जी, जो उल्लेखनीय हो, रिमार्केबल हो। आपके जाने के बाद लोग बोले नहीं, इसमें एक विशेषता और थी जी। किसी को न बताने की जरूरत है, न दिखाने की जरूरत है। मेरे में वो विशेषता है। मैं आज भी खाली टाइम में कहीं भी जाऊँ अपने घर में, तो मेरे पास एक बांसुरी है, नोटेशन की किताबें हैं। मैं हर गाना, हर भजन बैठ के शौक से निकालता हूँ। मैं खुद बजाता हूँ और खुद मैं उसका मजा लेता हूँ। हमें पहले पता होता तो हम जरूर आपको आपकी बांसुरी के साथ यहाँ पर आमंत्रित करते और हमारे श्रोता भी कभी आप मौका दीजिए। जी जी जी, जरूर जरूर। अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। मुझे कई लोग पूछते भी हैं कि आपकी हॉबी क्या है जी। हुआ ऐसा इंटरव्यू कई बार, मैंने कहा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया नहीं बन सकता, लेकिन ये मेरी हॉबी है, अपना शौक पूरा करते मैं किसी को बोलता नहीं कि आप मुझे ये गाना सुनाइए, वो गाना सुनाइए। मैं खुद बजाता हूँ और खुद आनंदित होता हूँ। बिल्कुल, आप अपने मन को सही तरीके से लगाए रखते हैं अपनी रचनात्मकता में। मैं इस चीज को आज तक किसी को नहीं बताया हूँ। मैं जो जानते हैं वो लोग बोलते हैं हाँ ये संगीत प्रेमी है। बिल्कुल, जो जानते हैं। और संगीत तो वैसे भी मन को सुकून देने वाला होता है हर किसी के लिए। और जैसा आपने बताया कि आपने बहुत संघर्ष किया और आपने मिनी पीएससी की परीक्षा दी जब ये मध्य प्रदेश अविभाजित था, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आता था। जब आपने परीक्षा की तैयारी की तो आपने किसी तरह की कोचिंग या किस तरह आपने दी उस जमाने में? नहीं, मैं अब क्या बताऊँ, मैं इतनी गरीबी देखा हूँ मैं जी। सन 90 में जब मैं अप्लाई किया तो जमीन पे बोरा बिछा के हाथ से एप्लीकेशन लिख के जी पोस्ट ऑफिस में भेजा था मैं, हाथ से। आज तो एक अप्लाई करो तो 500 रुपये लगता है और 2000 लगता है। उस टाइम सन 90 की बात बता रहा हूँ मैं, इतना संघर्ष किया हूँ मैं। और उस टाइम कभी प्रतियोगिता दर्पण कंपटीशन वाली जो एक
बुकें हैं, पुस्तकें हैं, Competition ये success वो आती थी, पेपर CSR। कटिंग मांग के, इधर से मांग के, उधर से मांग के, ये सब जुगाड़ करके मतलब उस टाइम तो कोचिंग का उतना कोई वो था क्रेज ही भी नहीं। नहीं था ना, सुविधा भी नहीं हाँ, होंगी एक और फिर आर्थिक स्थिति भी हमारी ऐसी नहीं थी कि आप कोचिंग ले सकें। लेकिन हाँ, हमारा उद्देश्य था कि हमको कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। जी, तो जब उद्देश्य जब सही है, बढ़ना है, आगे रास्ते जाना है, अपने आप मेहनत निकल है, जाते हैं। तो उसके लिए कोचिंग और किताबें और पुस्तकें मायने नहीं रखती है। बिल्कुल। आप उसमें तो लाइब्रेरी का आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमको ये करना है, सो करना है। आज देखिए, आज मैं जब बंसी वादन करता हूँ तो मैं किसी को गुरु तो नहीं बनाया हूँ मैं आपने अपने आप सीखा ये? मैं अपने आप सीखा हूँ, यूट्यूब में देख लेता हूँ, बुक मंगवाया। आज मैं सर्व सुविधा हूँ तो बुक मंगवा लिया, यूट्यूब में देख लिया, करके मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ। मैं किसी से पूछता तो नहीं, क्योंकि मुझ में मतलब सीखना वो लगन है, ललक है मन में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कार्य को करना चाहता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास और लगन होना चाहिए, तो किसी गुरु की भी सहायता ना ले। यदि आज के ज़माने में तो बहुत सारे यूट्यूब और सारे मीडिया, सोशल मीडिया में सभी चीज़ें। द्रोणाचार्य भी तो था ना कि बोले कि अर्जुन से भी ज़्यादा वो धनुर्धर हो जाता। बिल्कुल। वो तो किसी को गुरु नहीं बनाया था। तो वैसे ही है, यदि लगन है, विश्वास है, मेहनत है मन में कि हमको ये करना है तो करना है, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। नहीं तो हजार सुविधाएं हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नकारात्मक विचार यदि मन में ना हो और सकारात्मक विचार के साथ आप पूरी मेहनत से, लगन से कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य हासिल होती है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपका जो शौक़ है वो बांसुरी वादन का है, और इसके अलावा आप जब पदस्थ हुए, आपने बताया कि मेरी इतनी जगह पदस्थापना हुई है, तो शुरू में उस संघर्ष के बाद जब आपने ज्वाइनिंग किया और आपने काम किया और वहाँ अलग अलग जगहों में लोगों से मिले, आपका कैसा अनुभव था? देखिए, अब ऐसा है, कहीं नेगेटिव लोग मिलते हैं, कहीं पॉजिटिव लोग मिलते हैं। हर जगह एक ही समान तो लोग नहीं मिलते हैं नहीं। बिल्कुल। और सबसे हमको निपट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है नहीं। अब जाते जाते अगर कहीं कुछ हो गया तो आधे बीच में तो रुकते नहीं है। बिल्कुल। अपना टारगेट जहाँ है वहाँ तो पहुँचना जरूरी होता है। मैं 5 साल यहाँ सर्विस करने के बाद सफलतापूर्वक गया। 4 प्रमोशन, पदोन्नति मिली है मुझे गवर्नमेंट से, 4। वो आपकी मेहनत की वजह से है नहीं, तो वो मेहनत की वजह, लगन से आज भी है। देखिए, मैं पूरा बस्तर संभाग, कभी बीजापुर है, कभी देखिए अभी कल सुकमा, आज कल बचेली जाऊंगा मैं। अब मैं तो ये नहीं सोचता ना कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ तो वैसा हो जाएगा, वैसा मतलब आपका स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए आप अपने कर्तव्यों को भी बड़ी बखूबी से निभाते हैं, कहना चाहिए, और फील्ड वर्क भी बराबर करते हैं। तो इसके अलावा और कोई बात है जो आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ श्रोताओं से, कोई भी लक्ष्य, टारगेट हो, वो मुश्किल नहीं है। प्राप्ति के लिए लगन हो, मेहनत हो, ईमानदारी हो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई श्रोताओं के लिए। और आपने बताया कि आप 90 में भी बस्तर में थे और अभी भी आप बस्तर में हैं, तो तब का बस्तर और अभी के बस्तर, दोनों में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? 95 में मैं यहाँ से गया हूँ और 25 में आया हूँ जी, तो 35 साल तो लगभग हो ही गया जी। 35 साल में तो अब समझ में नहीं आता कि ये वही जगदलपुर है कि ये कौन सा जगदलपुर है। पूरी तरह से बदल चुका है। वो चौक चौराहे, वो मंदिर, वो पार्क, वो बस स्टैंड, वो रेलवे स्टेशन, वो चित्रकूट, ये सब में परिवर्तन है। हर चीज में परिवर्तन है यहाँ तो। एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड, सड़कें, सब चेंज हो चुका है। आज सभी कुछ बदल चुके हैं। प्रोग्रेस तो हुआ है, ऐसा थोड़ी है। आज हम ही मतलब सोचने लगते हैं ये दरवाजा, ये गली, ये रास्ता, ये बाजार, पहले पुराना बस स्टैंड, पहले का वो मार्केट, आज तो कुछ भी नहीं है। सब बदल चुका है। सब विकसित हो चुका है, विकसित हुआ बदलने है। का मतलब तो बस्तर की इस बदलती तस्वीर को आप बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, कहने का तात्पर्य यही है। और जैसा कि लोग बस्तर के नाम से डरा करते थे पहले, तो जब आपने 90 में ज्वाइन किया और अभी आप देख रहे हैं तो बस्तर, आप तो बहुत सारे लोगों के बीच काम करते हैं, तो बस्तर के जो मूल निवासी हैं और जो बस्तर के शहर वाले निवासी हैं, उन दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? नहीं, बदलाव तो आया है तब की स्थिति और आज की स्थिति में। जी, बदलाव तो आया है। पहले चित्रकूट जो है वो पहले तो मतलब अब तो आज तो मैं कभी कोंटा जा रहा हूँ, बचेली जा रहा हूँ, घने घने जंगलों में घुस रहा हूँ, है नहीं। ड्यूटी के दौरान नक्सली जो कैंप हैं, आसपास के जो एरिया हैं, वहाँ हम सर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तब का और आज का तो है
और शिक्षा दीक्षा के कारण बदलाव तो आया है, ग्रामीणों में भी बदलाव आया है। शहरों का तो विकास, शहर के लोगों का विकास तो हुआ है, ग्रामीणों में भी विकास हुआ है। शिक्षा दीक्षा एजुकेशन सब में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोग अब बेहतर तरीके से सामने आते हैं, जागरूक होने लगे हैं, जागरूक हो गए हैं। तो वो डर भय नहीं है लोगों, अब डर भय नहीं है लोगों के मन में। और आप बता रहे हैं कि लोग पहले से ज्यादा खुलकर काम भी करने लगे हैं। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आप अलग अलग जगहों पर पोस्टेड थे, तो दुर्ग एक अलग क्षेत्र हो जाता है, रायगढ़ एक अलग क्षेत्र हो जाता है, तो आपको कार्य करने का क्या क्या अनुभव मिला और आपको कैसा लगा वहाँ कार्य करके? जब मैं 90 में जब जगदलपुर में पोस्टिंग हुई, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है जी। और जब मैं यहाँ आया तो उस टाइम यहाँ जनता साड़ी धोती, ये मतलब जो क्षेत्रीय जो कपड़े हैं उसका उत्पादन हो रहा था। तो उस टाइम हमारी यहाँ बहुत सारी समितियाँ थी, तो उस टाइम काम करने का एक अलग ही आनंद था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जब इसका सबका प्रोडक्शन बंद हो गया, जनता साड़ी धोती जी, मार्केट की योग्य जो है गमछा टावेल का जब जमाना आया तो थोड़ा सा डाउन हो गया, तो थोड़ा से काम करने का मज़ा भी कम हो गया। आपके कारीगर कम हो गए? हाँ, कारीगर कम हो गए, सोसाइटियाँ समितियाँ भी बंद हो गई, काम करने का मज़ा भी कम हो गया जी। फिर मैं यहाँ से 95 में गया, सन 2000 में उधर, तो उस समय तो और भी एकदम डाउन हो गया था, कुछ भी नहीं था। फिर सन 2000 के बाद 2000 में आप कहाँ गए थे? दुर्ग गए थे? यहाँ दुर्ग में था, और 2000 फिर इधर रायगढ़ चला गया मैं। तो 2000 से ही आपका स्टार्ट हुआ है गणवेश वस्त्र वाला। फिर अपना जोर पकड़ा, ये जो स्कूली बच्चों को जो फ्री में जो ड्रेस यूनिफॉर्म दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट की ओर से, उसका जब उत्पादन हो तो फिर अपना जोर पकड़ा, तो फिर काम करने में थोड़ा सा मज़ा आया। और आज भी वही मतलब कंडीशन है। और जब फर्स्ट पोस्टिंग मेरी यहाँ हुई तो जो अफसर यहाँ थे वो ज्वाइन करते ही मेरे से बोले कि आप यहाँ कैसे आ गए? अच्छा, आपको तो मास्टर गुरुजी बनना था, टीचर बनना था, और ये फील्ड आपके लायक नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं। शासकीय सर्विस मिल गई तो आप ज़रूर उसको करेंगे, नेचुरल। हाँ, देखते हैं करके। उसके बाद मैं 2-3 बार PSC भी दिलाया, प्री तो निकाल लेता था मैं, मेंस में लटक जाता था, करते 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 अब भाई प्रयास तो कर ही रहा था मैं, करते करते फिर मेरा मुझे वहाँ भी हैंडलूम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए बनारस भी भेजा गया विभाग की ओर से। तब वो इंग्लिश मीडियम और ये वो इधर उधर, फिर देखा तो 6 महीने वहाँ था बनारस में चौका घाट में। फिर वहाँ से मैं फिर आगे वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लिया मैं, करते 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 आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सबसे अच्छा तो फर्स्ट जो काम करने का जो मज़ा आया, मेरा अनुभव जो अच्छा रहा वो जगदलपुर में ही जी। उसके बाद वो फील्ड ही नहीं मिला, क्योंकि वो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ ना। यदि तो बुनकर कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए कार्य नहीं रहेगा। ग्रेजुअली वो धीरे धीरे जैसे मैं उधर गया तो आपने इतना अपना अनुभव बताया, तो बुनकर धीरे धीरे काम क्यों छोड़ने लगे थे? देखिए, हैंडलूम पावरलूम का जमाना आया, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। अच्छा, जो चादरें पावरलूम की चादरें जो है 200 में मिल रही है, वही हैंडलूम की चादरें जो है 500 में मिल रही है। हमारा कंपटीशन, हैंडलूम का कंपटीशन तो पावरलूम से हो गया ना। जी जी जी, बिल्कुल। आज के ज़माने में लोगों को खादी, हैंडलूम और पावरलूम, ये तीनों को समझाना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। और आपने ये भी बताया कि आपको काम करने में मज़ा तब आता था जब समितियाँ ज़्यादा थी, यानी आपको एक्चुअल ज़मीनी स्तर में काम करने में मज़ा आता था। तो आपने अपने अनुभव से जो सीखा है और आपने जो एज ए ऑफिसर भी आपने लोगों के बीच काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को कैसे प्रेरित किया जा सकता था काम करने के लिए? देखिए, ऐसा है, अब तो पहले क्या है, गांव में भी कुछ साधन नहीं था। आज तो जगह जगह कंपनी, फैक्ट्रियां सब गांव में घुस गई हैं, है नहीं? लोगों को ज्यादा मजदूरी मिल रही है, तो लोग इस काम की तरफ कम झुकते हैं, है कि नहीं? अब कैसे उनको मनाएं और कैसे बताएं? परिवर्तन तो मूल नियम है जी। परिवर्तन को हम वापस तो ला ही नहीं सकते जी। हथकरघा को विशेष रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है। संरक्षित कैसे करें? क्या पावरलूम को बंद कर दें, मिलों को बंद कर दें? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। रेमंड एग्जाम OCM को बंद कर दें, बिन्नी को बंद कर दें, ग्वालियर शूटिंग शर्टिंग, किसको बंद कर दें? समय के साथ तो परिवर्तन को स्वीकारना तो जरूरी है। इतना है कि आज जो अस्तित्व बचा है वो हम लोगों की मेहनत के कारण है कि हम इतना अस्तित्व बचाए हैं अभी भी जी। एक पूरा विभाग काम कर रहा है, इस वजह से ये आज भी जारी है। ये बात तो ये हमारी मेहनत का ही प्रतिफल है कि हैंडलूम आज भी जीवित है। और इसे अगर मेहनत करते रहेंगे
रहेंगे तो भविष्य में कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, हमारे लिए भी मतलब। पर इसकी विशेषता अलग है और उनकी विशेषताएं अलग तो है। कस्टमर को कौन समझाए किसकी विशेषता ज्यादा है, उनको तो 2 पैसे कम में चाहिए जी। मार्केट में हैंडलूम की चादर 1000 में है, पावरलूम की चादर 500 रुपए में है, कस्टमर को तो 2 पैसा कम में ही तो चाहिए ना। जी बिल्कुल। लेकिन आज के ये हैंडमेड है। आज के जो ग्राहक हैं, हमने कई एग्जीबिशंस में और कई क्राफ्ट बाजारों में भी देखा है कि आज भी लोग हैंडलूम और खादी या फिर आप कह लीजिए हाथ की बनी हुई चीजों को प्रोत्साहित भी करने लगे हैं। और मैंने ऐसे ग्रुप को भी देखा है जो जानबूझ करके ऐसे आर्टिजन से खरीदते हैं मेले में, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। भले हमारे लिए वो चीज महंगी है, बट हमारे छोटे से कंट्रीब्यूशन से यदि उनकी रोजी रोटी चलती है तो आज लोगों के बीच ये मानसिकता भी, आज पढ़े लिखे शिक्षित लोग अपने घरों में इन चीजों का उपयोग करने भी लगे हैं। हैंडलूम के कपड़े हैं, खादी के कपड़े हैं, एक वर्ग है, एक क्लास इसके उपयोग के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा नहीं है कि सभी लोग हैंडलूम के कपड़े उपयोग कर रहे हो या सभी लोग खादी के कपड़े पहन रहे हो जी, या कोसा की साड़ी सभी लोग ले रहे हो। ऐसे एक क्लास है, एक वर्ग है। बिल्कुल सही कहा आपने। है कि नहीं? इसलिए थोड़ा से तो कंपटीशन तो है मार्केट में, ऐसा नहीं है। और मेन चीज तो ये है कि ये हैंडमेड है। एक बुनकर अगर कहीं एक चादर बनाने में दिन भर लगाता है तो पावर में 5 चादर बन जाती है। बिल्कुल। अब कैसे मुकाबला करें? पहले तो आप हमको इसी को समझा दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हथकरघे को बचाना, इसका संरक्षण करना आप लोगों के लिए भी एक चुनौती है। हाँ। क्योंकि गाँव वाले व्यक्ति जो है वो नेचुरल है कि उन्हें भी ज्यादा रोजी चाहिए। हाँ। और कम मेहनत में यदि उन्हें रोजी ज्यादा मिलती है तो वो इस कार्य से विमुख होंगे। हो ही रहे। आज देखिए नगर में हमारी सोसाइटी थी, वो बंद हो गई। कंपनी फैक्ट्रियां जगह जगह खुल गई हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा प्लांट लग गया है। हाँ, तो लोगों को उसका फायदा मिला है। कौन पूछेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज भी इंडस्ट्रियल एरिया में हैंडलूम सक्सेस नहीं है। उसका कारण यही है जी, जहाँ 2 पैसा ज्यादा मिलेगा लोगों को, वहाँ जाएंगे करने के लिए। जी, इसमें श्रम भी लगता है ना काफी। और हमने तो ये भी सुना है, हमें पता नहीं हम कहाँ तक सच है, पर हमने ये भी सुना है कि हथकरघे में जब ताने बाने के साथ महिला बैठती है तो उसका जो शारीरिक श्रम होता है वो भी उसे फिट बनाता है। आज के लोग जाके जिम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, और हैंडलूम, चक्की, ये सारी चीजें तो ऐसी हैं जो हमें नेचुरल तरीके से फिट रखती हैं। तो शायद हथकरघे का आविष्कार भी इसीलिए हुआ होगा कि घर में बैठी महिला अपना कसरत के साथ साथ आमदनी का जरिया भी बना सके। करघे का क्या, स्वदेशी जो है आंदोलन गांधी जी का चलाया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन, और उसी से प्रेरित है हमारा हैंडलूम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब व्यायाम कसरत की बात तो अलग है, लेकिन स्वदेशी तकनीक अपनाओ तो अपने ही बनाया हुआ कपड़ा पहनो। शारीरिक श्रम भी तो है इसमें। हाँ, जिससे व्यक्ति को बहुत सारे इसके फायदे भी होते हैं। हाँ, वो तो है ना। और हमने देखा है कि आज के जमाने में हमें ऐसा लगता था कि नई महिलाएं जो हैं वो इस कार्य को नहीं करेंगी, बट हमने देखा है कि महिलाएं हथकरघे पे आ रही हैं। नई ट्रेनिंग्स भी आप करवाते होंगे। जी हाँ। तो नए प्रशिक्षणार्थियों के विचार भी आपको सुनने को मिलते होंगे। आज लोग आकर्षित तो हो रहे हैं ना कि ये कोई कला है जिसे हम सीख लें, है ना। और बहुत अच्छी बात आपने कही। इसके अलावा आपने बताया था एक बहुत बड़ा शौक था आपका संगीत का, तो बांसुरी के अलावा भी कोई और शौक है आपका? नहीं, अब ऐसा कुछ तो नहीं है। जैसे किताबें पढ़ना, बागवानी करना? नहीं, बागवानी है जी, मेरे घर में है, लगाया हूँ मैं। पौधों को देख करके कितना अच्छा लगता है। लगाया हूँ, मेरे घर में है। मैं मुंगेली मकान बनवाया, बाउंड्री वाला है, चारों तरफ अशोक के झाड़ लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं करते ही हूँ वो काम। वो एक शौक है बागवानी का। बिल्कुल। आपने बताया अपने परिवार के बारे में भी आपने बताया, तो आपने अपने पिता को अपनी प्रेरणा बताई, तो और भी परिवार के सदस्य होंगे जो आपको प्रेरित करते हैं? मेरी एक सिस्टर है बस, और मैं हूँ, हम एक भाई 2 लोग हैं बस हैं, और कोई नहीं है। जी बिल्कुल। आज के जमाने में वैसे भी लोग सीमित छोटे परिवारों में रहते हैं, तो आपका भी छोटा ही परिवार कह सकते हैं, भाई बहन का। और भाई बहन की न्यूक्लियर फैमिली अलग होंगी जो मिलती हैं। जो परिवर्तन आपने देखा है, और जो आपने जैसे बताया कि मैं परीक्षा की तैयारी अकेले करा, मेरे पास उस वक्त साधन भी नहीं थे, है ना। आपके दोस्त होंगे, या आप और किस तरह से तैयारी के समय आपको किस लोगों की मदद मिली? कोई आपको प्रेरित किए होंगे या कोई मदद भी की होंगे इस परीक्षा की तैयारी के लिए? नहीं, मैं स्वतः ही मतलब इसमें आगे बढ़ा हूँ, और अपनी गरीबी से ही प्रेरित हुआ हूँ। मैं अपनी गरीबी से ही व्याकुल था। और मेरे पिताजी भी तो एजुकेटेड थे, टीचर थे, और उनकी स्थिति देखते हुए मैं स्वतः से मतलब अपने पारिवारिक की स्थिति से ही प्रेरित हुआ। अब देखिए, ऐसा है, जब लगन हो, आत्मविश्वास हो, तो किसी की जरूरत नहीं है जी। इंसान अकेले ही आगे पहाड़ चढ़ जाता है। ये भी बात सही कही। वरना लगन नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो 10 लोगों के साथ भी फेल हो जाता है, नीचे गिर जाता है।
बस मेरे साथ ऐसा ही है कि किसी ने विशेष सहयोग किया हो या किसी का मैं सहारा लिया हूँ, ऐसा नहीं है। आपने गांव की स्थिति के बारे में कहा कि आज लोग विकसित हैं, जागरूक हैं, काम कर रहे हैं, तो आप अलग अलग जगहों पर भी जाते हैं जैसा कि आपने बताया, तो गांव के लोग आजकल हथकरघे के प्रति आकर्षित होते हैं, लोग इसमें काम करना चाहते हैं, है लोगों की रुचि है ना। अभी देखिए हम बजावन में ट्रेनिंग चला रहे हैं जी। अभी हम कोंडागांव सलना में ट्रेनिंग चला रहे हैं। सक्सेस है क्योंकि गांव में बेरोजगारी तो है, लोगों के पास काम के ऑप्शंस नहीं है। बेरोजगारी है 100% नहीं तो 50% है, 75% है, लेकिन आवश्यकता तो है नहीं तो हमारे हैंडलूम सक्सेस तो है, इसीलिए तो हम भी यहाँ पे हैं। सही बात है, यदि लोग काम नहीं करते तो ये विभाग नहीं होता है ना। बेरोजगारी है खास करके गाँव में। कोई विशेष उपलब्धि या कोई चीज आप बताना चाहेंगे? मैं सन 2000 में जब बिलासपुर में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो एक समिति थी, वहाँ का मैं वासी प्राधिकृत अधिकारी बना, वो सोसाइटी बंद थी। आज उस गांव में करीब करीब मैं स्टार्ट किया उसको अपनी मेहनत से, और सन 2006 में छोड़ा मैं, ट्रांसफर मेरा रायगढ़ हुआ, तो आज वहाँ कम से कम 200 बुनकर हैं उस सोसाइटी में। क्या बात है, देखिए ये तो सबसे बड़ी प्रेरणा और आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसको मैं चालू किया था, जो सोसाइटी बंद थी, जहाँ कुछ भी नहीं था, जिसको मैं एकदम जीरो से उठाया। जी, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बस्तर में भी आप ऐसा ही कुछ कीजिए, और आप जैसा बता रहे हैं कि रिटायरमेंट को 1 साल बचा है, तो उस 1 साल में कुछ ऐसा करिए कि हमारे यहाँ के लोग भी जागृत हो जाएं और कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करें ताकि इतने सारे लोगों को रोजगार भी मिले। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम किसी पद पे होते हैं तो हमें कई सारे नियमों का, उस निर्देशों का पालन भी करना होता है, किंतु उनके बीच रह करके भी आप यदि मन से रचनात्मक हैं और लोगों के लिए काम करने की जिज्ञासा हो तो आप ज़रूर उसमें सफल होते हैं। और आपने जो उपलब्धि बताई कि बंद सोसाइटी को आपने खड़ा किया और आज भी वहाँ 100-200 बुनकर हैं, रानी गांव, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे ही जो ज़ील होती है लोगों के अंदर होना चाहिए, काम करने की ललक, जिससे कि लोग ऐसी कुछ क्रिएटिव करें, ऐसा कुछ ठान ले कि मुझे ये बंद चीज को भी चालू करना है, तो संभव है। और आपने अपने लिए भी कर दिखाया और आपने लोगों के लिए भी किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे बताया कि मैंने शुरू से काफ़ी संघर्ष किया है, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई प्रेरणा के रूप में आपके साथ होता है, तो आपकी प्रेरणा कौन बना था आपके संघर्ष के दिनों में? मेरे पिताजी ही थे जी, क्योंकि वो भी तो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे जी, टीचर थे आपने बताया। हाँ, ट्रेन टीचर थे, कांकेर में किए थे ट्रेनिंग, लेकिन अपनी कुछ गलतियों के कारण, आदतों के कारण उनको ऐसा दिन देखना पड़ा जी, मैं उस गरीबी की कल्पना नहीं कर सकता जी। बस इतना है कि अपनी जिंदगी में अपन मतलब जो एक समझ गए हैं आप, असली कैटेगरी के जो लोग होते हैं, असली जीवन का जो जमीनी स्तर का अनुभव होता है वो आपने अनुभव लिया है ना। और उन दिनों को याद करते हुए आपने अभी उन्हीं दिनों को अपनी ताकत बना करके आज आप इस जगह तक पहुंचे हैं, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं आपकी बातों से। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि तकलीफ आपने चाहे जितनी भी सही हो, पर आपका वर्तमान यदि अच्छा है और आपका अंत यदि अच्छा है तो सब अच्छा है। और परिवार के लिए भी आप कुछ कर पाए हैं आज की डेट में। यदि आपने लगन और मेहनत नहीं की होती तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है नागरिक जी। और हम चाहते हैं कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई विशेष संदेश आप देना चाहें ऐसा, जो और महिलाओं के लिए विशेषकर। और आप चूँकि हथकरघा से जुड़े हैं, तो हथकरघा वैसे भी देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पे आता है और महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा रोज़गार के अवसर भी हैं। तो क्या आप इस पर बता सकते हैं कि ये भी रोज़गार का एक अवसर है? देखिए, हैंडलूम जो है, हथकरघा जो है ग्रामीण महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार है, ये कहीं बाहर जाने की जरूरत है नहीं। और गाँव में बेरोजगारी भी है और लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान जी, तो कपड़े की व्यवस्था तो हैंडलूम से है ये जी, है ना। और घर बैठे रोजगार है, ये कहीं आने जाने की जरूरत है नहीं, है ना। घरेलू दायित्वों का भी निर्वहन कर सकते हैं, 2 पैसा कमा भी सकते हैं। तो लेडीज़ों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए जी, है नहीं, हथकरघा हमारा बहुत उचित व्यवसाय है और इसको अपनाना चाहिए। और बाकी श्रोताओं के लिए यही है कि मेहनत करते रहिए, चलते रहिए, आत्मविश्वास को डगमगाने ना दीजिए आप, जी बिल्कुल, जरूर मिलेगी। बिल्कुल, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको प्रेरित करें। और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने बारे में और अपने इस सफ़र के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ साझा की, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।